इमैनुअल कांट के सौंदर्य शास्त्र और उदात्त की संकल्पना पर विचार। इमैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्हें आधुनिक दर्शन के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। उनकी रचनाएं विशेष रूप से क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन और क्रिटिक ऑफ जजमेंट ने पश्चिमी दर्शन पर गहरा प्रभाव डाला। कांट ने ज्ञान, नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सौंदर्य का निरपेक्ष अनुभव। कांट के अनुसार सौंदर्य का अनुभव किसी भी बाहरी उद्देश्य या लाभ से मुक्त होता है। उन्होंने इसे निष्काम सौंदर्य कहा, जिसका अर्थ है कि हम किसी चीज़ को केवल इसीलिए सुंदर मानते हैं क्योंकि वह हमारे भीतर आनंद उत्पन्न करती है, न कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या प्रयोजन के कारण। सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता। कांट मानते थे कि सौंदर्य का अनुभव व्यक्तिगत होता है, लेकिन फिर भी इसमें सार्वभौमिकता का तत्व होता है। जब हम किसी चीज़ को सुंदर मानते हैं तो हम यह भी मानते हैं कि अन्य लोगों को भी यह सुंदर लगना चाहिए। कला और प्रकृति। कांट ने कला को दो भागों में विभाजित किया। प्राकृतिक सौंदर्य, यह वह सौंदर्य है जो प्रकृति में स्वतः मौजूद होता है, जैसे पहाड़, नदियाँ और सूर्यास्त। कलात्मक सौंदर्य, यह वह सौंदर्य है जिसे मनुष्य की रचनात्मकता और कल्पना द्वारा निर्मित किया जाता है, जैसे चित्रकला, संगीत और मूर्तिकला। कला में प्रतिभा। कांट का मानना था कि सच्ची कला में प्रतिभा का होना आवश्यक है। एक कलाकार को प्रकृति से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपने विचारों और कल्पना के माध्यम से कुछ नया मौलिक बनाता है। सौंदर्य और नैतिकता का संबंध। कांट के अनुसार सौंदर्य और नैतिकता के बीच गहरा संबंध होता है। सौंदर्य का अनुभव हमें नैतिक रूप से उच्चतर बनाता है और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। उन्होंने यह भी कहा कि कला का उद्देश्य केवल आनंद प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह हमें एक उच्चतर नैतिक अनुभव की ओर ले जाती है। इमैनुअल कांट ने सौंदर्य को दो प्रकारों में विभाजित किया। प्रयोजन सापेक्ष सौंदर्य, यह वह सौंदर्य है जो किसी विशेष उद्देश्य, कार्य या अवधारणा पर निर्भर करता है। इसका सौंदर्य उसकी उपयोगिता, उद्देश्य या बाहरी विशेषताओं से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए कोई सुंदर इमारत, आभूषण या पोशाक जो विशेष प्रयोजन के लिए बनाई गई हो। प्रयोजन निरपेक्ष सौंदर्य, यह शुद्ध सौंदर्य है जो किसी बाहरी उद्देश्य से प्रभावित नहीं होता। यह सौंदर्य आत्मनिर्भर होता है और केवल देखने वाले की अनुभूति पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए प्रकृति की सुंदरता, फूलों का खिलना या संगीत की लयबद्धता जो किसी बाहरी प्रयोजन से बंधी नहीं होती। कांट के अनुसार शुद्ध सौंदर्य अधिक उच्चतम स्तर का होता है क्योंकि यह किसी उपयोगिता या उद्देश्य से बंधा नहीं होता, बल्कि मात्र आनंद और अनुभूति पर आधारित होता है। इमैनुअल कांट की उदात्त की कल्पना। इमैनुअल कांट की उदात्त की कल्पना को संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। उदात्त और सौंदर्य में अंतर। कांट ने सौंदर्य और उदात्त को अलग माना। सौंदर्य संतुलित, आनंददायक और सुगम होता है, जबकि उदात्त विशाल, भयावह और शक्तिशाली होते हुए भी आकर्षक होता है। उदात्त के दो प्रकार। गणितीय उदात्त, जब कोई वस्तु अपनी विशालता या अनंतता के कारण हमारी संकल्पना से परे प्रतीत होती है, जैसे आकाश, समुद्र, ऊंचे पहाड़। और गतिक उदात्त, जब कोई शक्ति या प्राकृतिक तत्व जैसे तूफान, ज्वालामुखी, समुद्री लहरें इतना प्रबल हो कि वह हमें भयभीत करें, लेकिन हम उसकी शक्ति को सोचने और सहने में सक्षम हों। मन का आत्मसंघर्ष। उदात्त अनुभूति में मन पहले घबराता है, लेकिन फिर आत्मबोध और मानसिक श्रेष्ठता महसूस करता है। पहले हमें भय लगता है, लेकिन फिर एहसास होता है कि हमारी बुद्धि इन चीज़ों को समझ सकती है। मानव चेतना की महानता। उदात्त वस्तुएं हमें हमारी शुद्धता का एहसास कराती है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती हैं कि हमारी बुद्धि और आत्मा उनसे श्रेष्ठ है क्योंकि हम उन्हें समझ सकते हैं। ये विशाल चीज़ें हमारी छोटी दुनिया से बाहर सोचने पर मजबूर करती हैं और हम महसूस करते हैं कि हमारी सोच उनसे भी बड़ी हो सकती है।
नैतिक प्रभाव। उदात्त हमें आत्मसंयम, विनम्रता और आत्मविकास की ओर प्रेरित करता है, जिससे हम अपनी सीमाओं से परे सोच पाते हैं। कुल मिलाकर कांट के अनुसार उदात्त अनुभव वह है जो विशाल, असीम या शक्तिशाली होते हुए भी हमारी चेतना को विस्तृत और ऊंचा उठाने का कार्य करता है। उदात्त अनुभव हमें विनम्र बनाता है और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। कांट का ज्ञान का सिद्धांत। इमैनुअल कांट का दर्शन मुख्य रूप से ज्ञान की समस्या पर केंद्रित था। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि मनुष्य को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और उसकी सीमाएं क्या हैं। कांट की मुख्य समस्या अनुभव और ज्ञान की सीमा। कांट से पहले दो प्रमुख दार्शनिक परंपराएं प्रचलित थीं। अनुभववाद। जॉन लॉक और डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिकों का मानना था कि सारा ज्ञान केवल अनुभव से आता है। तर्कवाद। डेस्क्रॉटेस और स्पिनोजा जैसे दार्शनिकों का मानना था कि ज्ञान केवल तर्क के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कांट ने इन दोनों विचारधाराओं को मिलाकर ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म का सिद्धांत दिया। उनकी मुख्य समस्या यह थी कि क्या ज्ञान केवल अनुभव पर आधारित होता है या उसमें कोई पूर्व निर्धारित संरचना भी होती है। कांट के अनुसार ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। कांट ने कहा कि ज्ञान केवल अनुभव से नहीं आता, बल्कि उसमें हमारी बुद्धि की पूर्व निर्धारित संरचनाएं भी होती हैं। ज्ञान के दो स्रोत। संवेदी अनुभव। हमें दुनिया की जानकारी हमारी इंद्रियों से मिलती है। उदाहरण, हम देखते हैं कि सूरज उगता है और अस्त होता है। पूर्वानुभवी संरचना। कुछ ज्ञान हमारी बुद्धि में पहले से ही मौजूद होता है, जो अनुभव से स्वतंत्र होता है। उदाहरण, हम ये मानते हैं कि गणित में 2 + 2 4 होता है। समय और स्थान की अवधारणा। ज्ञान का गठन। कांट के अनुसार हमारा ज्ञान 3 स्तरों पर विकसित होता है। संवेदी बोध। हम अपने अनुभवों को इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। स्थान और समय 2 ऐसे रूप हैं जिसके माध्यम से हम अनुभव को व्यवस्थित करते हैं। बुद्धि। हमारी बुद्धि अनुभव को विभिन्न श्रेणियों के माध्यम से समझती है, जैसे कारण और प्रभाव, वस्तु और गुण। विवेक। विवेक ज्ञान को और गहराई से समझने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी भी सीमाएं होती हैं। कांट ने कहा कि मस्तिष्क बचपन में खाली होता है। इसकी कुछ शक्तियाँ होती हैं। ये 3 शक्तियाँ ज्ञान, क्रिया एवं इच्छा है। इन्हीं के आधार पर उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। बुद्धि, जिसका संबंध ज्ञान से होता है। इमैनुअल कांट के अनुसार बुद्धि एक संरचनात्मक शक्ति है जो अनुभव से प्राप्त सूचनाओं को संगठित करके अर्थपूर्ण ज्ञान में बदलती है। निर्णय शक्ति, जिसके आधार पर हमें सुख दुख का ज्ञान होता है, यह क्रिया है। प्रज्ञा, बुद्धि से परे जो कुछ भी हमें अनुभव होते हैं वे प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इनका संबंध इच्छा व संकल्प से होता है। इस ज्ञान की व्याख्या प्राय कम ही होती है। प्रज्ञा को कई स्थानों पर तर्क भी कहा जाता है। प्रज्ञा व बुद्धि के बीच दोनों को जोड़ने की तीसरी शक्ति निर्णय शक्ति होती है। कांट ने ज्ञान और अनुभूति के मध्य इसी निर्णय शक्ति की संकल्पना की है। निर्णय 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य निर्णय, ये समाज द्वारा बनाए जाते हैं तथा ये नियम होते हैं। इनके अंतर्गत विशेषों को समर्पित कर दिया जाता है। मनमात्मक निर्णय, जब निर्णय किसी विशेष के माध्यम से सामान्य का अन्वेषण करते हुए आगे बढ़ता है, तब वह मनमात्मक निर्णय कहा जाता है। मनमात्मक निर्णय हमेशा अपने सामान्य रूप की खोज में रहता है। सौंदर्यमूलक रुचि का संबंध इसी मनमात्मक निर्णय से होता है। सौंदर्यमूलक रुचि को कांट मूल रूप से व्यक्तिगत मानते हैं। कांट की ज्ञान संबंधी समस्या यह थी कि हम दुनिया को पूरी तरह से नहीं जान सकते, बल्कि केवल उतना ही जान सकते हैं जितना हमारी इंद्रियां और बुद्धि हमें समझने में देती है। ज्ञान केवल अनुभव पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसमें हमारी बुद्धि की पूर्व निर्धारित संरचनाएं भी होती हैं। वास्तविकता का एक हिस्सा हमारी समझ से परे होता है, जिसे हम कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते। इमैनुअल कांट के सौंदर्य शास्त्र और उदात्त की संकल्पना पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। कांट के अनुसार सौंदर्य के कितने प्रकार होते हैं?
1, 2, 3 या 4? उत्तर 2। कांट के सौंदर्य के 2 प्रकार कौन से हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम सौंदर्य, प्रयोजन सापेक्ष और प्रयोजन निरपेक्ष सौंदर्य, आंतरिक और बाह्य सौंदर्य, सामाजिक और व्यक्तिगत सौंदर्य। उत्तर प्रयोजन सापेक्ष और प्रयोजन निरपेक्ष सौंदर्य। प्रयोजन निरपेक्ष सौंदर्य का उदाहरण क्या है? सजावटी वस्त्र, प्राकृतिक परिदृश्य, औद्योगिक डिज़ाइन, आभूषण। उत्तर प्राकृतिक परिदृश्य। कांट के अनुसार उदात्त का मुख्य लक्षण क्या है? संतुलन और सामंजस्य, विशालता और शक्ति जो भय उत्पन्न करती है, सादगी और स्पष्टता, रंगों की विविधता। उत्तर विशालता और शक्ति जो भय उत्पन्न करती है। गणितीय उदात्त का उदाहरण कौन सा है? एक सुंदर चित्र, ब्रह्मांड की अनंतता, संगीत की मधुर धुन, एक जटिल मशीन। उत्तर ब्रह्मांड की अनंतता। गतिक उदात्त किससे संबंधित है? मृदु और कोमल अनुभव, प्राकृतिक शक्तियों की तीव्रता जो भय उत्पन्न करती है, संगीत की लयबद्धता, कला की सूक्ष्मता। उत्तर प्राकृतिक शक्तियों की तीव्रता जो भय उत्पन्न करती है। कांट के अनुसार सौंदर्य बोध का अनुभव किस पर निर्भर करता है? वस्तु की उपयोगिता पर, व्यक्तिक अनुभूति और भावना पर, सामाजिक मानकों पर, वस्तु की जटिलता पर। उत्तर व्यक्तिक अनुभूति और भावना पर। कांट के अनुसार प्रतिभा क्या है? नियमों का पालन करने की क्षमता, नए नियमों की सृष्टि करने की प्राकृतिक क्षमता, अनुकरण की उत्कृष्टता, शिक्षा से प्राप्त कौशल। उत्तर नए नियमों की सृष्टि करने की प्राकृतिक क्षमता।